हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे, अर्थात हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट, अर्थात मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट, और हमने देखा था कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट अलाउड टू पास थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर, it produces magnetic field surrounding, and the direction of magnetic field produced is given by right-handed thumb rule। अर्थात बिफोर दैट हमने हेनरी ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था इन शॉर्ट, और उसका रिजल्ट आपको पता है। When electric current allowed to pass through the state conductor, it produces magnetic field surrounding, and the direction of magnetic field produced is given by right-handed thumb rule। अर्थात consider current carrying conductor in a right hand, direction of current passing through the conductor along the direction of a stretched thumb, then the direction of magnetic lines of force अर्थात magnetic field is in the direction of curl fingers। अर्थात इस केस में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे बोल सकते हैं आप अपवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका जस्ट वन एंटी क्लॉकवाइज। और मैं करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स करता हूँ तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा क्लॉकवाइज, अर्थात डायरेक्शन चेंज होता है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट आप इन्वर्ट करते। बाद में हमने डिस्कस किया था, कंसीडर सर्कुलर लूप और अ रिंग, अर्थात मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, और इसमें से हमने पास करना है इलेक्ट्रिक करंट। अर्थात व्हेन इलेक्ट्रिक करंट अलाउड टू पास थ्रू द सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग होगा कोई कंडक्टिंग मटेरियल का, और इसमें से करंट पास करें। अब मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस सर्कुलर लूप, इस केस में आपको दिख रहा होगा क्लॉकवाइज आई, यहाँ पे भी करंट आई, करंट आई, करंट आई। और हमको मालूम है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट अलाउड टू पास थ्रू द कंडक्टर, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज गिवन बाय राइट-हैंडेड थंब रूल। अब ये टोटल सर्कुलर लूप है, मेटालिक कंडक्टिंग वायर होगा, और इसमें से हमने करंट पास किया है। अब इसका एक छोटा सा एलिमेंट इतना कंसीडर किया तो एक कंडक्टर दिख रहा है, और इसमें से करंट पास हो रहा है आई, और डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच्ड थंब ऑफ ए राइट हैंड है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज गिवन बाय राइट-हैंडेड थंब रूल। तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, मतलब इस कंडक्टर के बाहर देखा तो मैग्नेटिक फ्लक्स आउटवर्ड होगी, और इस सर्कुलर लूप के अंदर देखा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ड होगी, तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ड होगी, अंदर जाएगी। इस एलिमेंट को कंसीडर किया, और यहाँ पे भी आप राइट-हैंडेड थंब रूल अप्लाई करो। इस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करा, अर्थात मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ करंट और ये आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्शन होगा इनवर्ड, अंदर ही जाएगी, और बाहर से देखा तो आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द सर्कुलर लूप बोला तो इनवर्ड होगा। दिस एलिमेंट को कंसीडर करो,
और यहाँ पे भी करंट पास हो रहा है आई थ्रू दिस कंडक्टर, और यहाँ पे भी आप राइट हैंडेड थंब रूल अप्लाई करो। समझा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखा तो यहाँ पे देखा तो इनवर्ड होगा, और आउटसाइड द लूप बोला तो आउटवर्ड होगा। तो इनसाइड द लूप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अर्थात इनवर्ड होगा, और यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड अर्थात इसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इस सर्कुलर लूप से अगर करंट पास होता है तो ये अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लेक्चर 1 में देखा था हमने, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड होगा, इनवर्ड। समझा? अब वही केस मेरे पास एक सर्कुलर लूप है अगेन, और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, और मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट नाउ ये डायरेक्शन रखा होगा, और ये डायरेक्शन आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, और करंट एंटी क्लॉकवाइज पास होता है तो यहाँ पे मैंने उसका एक एलिमेंट कंसीडर किया, इसमें से भी करंट आई पास हो रहा है। अब यहाँ पे भी व्हेन करंट अलाउड टू पास थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड गिवन बाय राइट हैंडेड थंब रूल। यहाँ पे देखा तो डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देखा तो यहाँ पे इनसाइड द लूप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड अर्थात ये डायरेक्शन इनवर्ड होगा, और ये नोटेशन आउटवर्ड डायरेक्शन का होगा। इस पार्ट ऑफ दिस अर्थात एक एलिमेंट ऑफ ए लूप कंसीडर किया, और ये था डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। राइट हैंडेड थंब रूल अप्लाई करो, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन देखा, और बाहर से तो वो अंदर जा रही है, पर अगर लूप के अंदर से देखा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगेन आउटवर्ड होगा। यहाँ पे देखा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थंब रूल अप्लाई करो, इनसाइड द लूप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड ही होगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड होगा। इसका मतलब इस पूरे सर्कुलर लूप में अर्थात इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस लूप के अंदर से बाहर आती है आउटवर्ड। तो यहाँ पे इनवर्ड है और यहाँ पे आउटवर्ड है। जरा बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है। हम देख चुके हैं जब आपके पास बार मैग्नेट होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, और हमने देखा था कि आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल की तरफ ट्रैवल होती है आउटवर्ड, आउटसाइड द बार मैग्नेट, और इनसाइड द बार मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। तो इस बार मैग्नेट के अंदर बात करो, इनसाइड द बार मैग्नेट, आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ट्रैवल होती है। अर्थात पता होगा हर एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, ट्रैवल टुवर्ड द साउथ पोल एक्सटर्नली, एंड इनसाइड द बार मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और हर एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक क्लोज्ड कर्व होती है, लूप होती है। इसका मतलब कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड किधर से किधर ट्रैवल होती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब हमको बताओ, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर निकलती है, और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फ्लक्स जाके कॉन्वर्ज होती है। इसका मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जाके मिलती है वो साउथ पोल होता है, और जहाँ से बाहर निकलती है वो नॉर्थ पोल होता है। इसका मतलब नॉर्थ पोलैरिटी जहाँ पे है वहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड होती है, और जहाँ पे साउथ पोलैरिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ड जाती है।
तो बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आउटवर्ड है या इनवर्ड है? आउटवर्ड है। समझे कि इनवर्ड है, इनवर्ड है, और यहाँ पे आउटवर्ड। और जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ड जाती है वहाँ पे कौन सा पोलैरिटी क्रिएट होता है? साउथ पोलैरिटी। तो इस सर्कुलर लूप था, करंट कैरिंग कॉइल था, कॉइल तो नहीं बोल सकते, रिंग था, और इस सर्कुलर लूप से करंट पास करे तो ये मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये मैग्नेटिक लाइन फोर्स इनवर्ड है तो यहाँ पे श्योरली कौन सा पोलैरिटी प्रोड्यूस हुआ होगा? साउथ पोलैरिटी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप इफ क्लॉकवाइज होगा तो इस लूप में यहाँ पे वो साउथ पोलैरिटी क्रिएट करता है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप रिंग अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड होती है थ्रू दैट लूप, तो वो वहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी क्रिएट करता है। तो ध्यान में रखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट अलाउड टू पास थ्रू द सर्कुलर लूप अर्थात सर्कुलर रिंग ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड and if the direction of current passing through the ring is clockwise, it produces south polarity there, and if the direction of current passing through the ring anti-clockwise, it produces north polarity there. Clear? Good. और मैंने ये भी केस बताया था, आपके पास कोई सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर लूप है, and if current allowed to pass through it, एक ही रिंग है, एक ही लूप है, एक ही टर्न है मेरे पास ऑफ मेटालिक वायर अर्थात सर्कुलर लूप, आप रिंग बोल दीजिएगा, और इसमें से करंट पास किया मैंने आई। बताइए, इधर से देखा तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कौन सा है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने करंट अलाउड टू पास टू द सर्कुलर लूप, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बोलते हैं, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता ही। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे ये कौन सा पोलैरिटी प्रोड्यूस करेगा? नॉर्थ पोलैरिटी ऑन दिस फेस, इधर से। और अगर मैं बाहर उधर से जाऊँ और इसी सर्कुलर लूप में जो करंट पास हो रहा है उधर से देखा तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आपको वहाँ पे क्लॉकवाइज दिखेगा। इधर जैसे हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, कोई उधर जाके देखो तो यही करंट आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। कैसे दिखेगा? क्लॉकवाइज। और जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्लॉकवाइज होता है तो उधर क्या प्रोड्यूस करता है? साउथ पोलैरिटी। तो इसे एक ही कॉइल के, सॉरी नॉट कॉइल, लूप, रिंग, इसके एक एंड पे नॉर्थ पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रहा है और अदर साइड में श्योरली साउथ पोलैरिटी प्रोड्यूस होता है। मतलब एक ही सर्कुलर लूप है मेरे पास, रिंग है, और उसके एक एंड पे बोलने के बजाय एक फेस पे नॉर्थ पोलैरिटी है, तो उसके अदर साइड में कौन सा पोलैरिटी प्रोड्यूस होता है? साउथ पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हमने बोला जहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल टुगेदर होते हैं तो इसको आप मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, ये भी एज ए डाइपोल एक्ट होता है। तो करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग एज ए डाइपोल पता चल गया होगा। चलो एक रिजल्ट हमको पता हो गया कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट अलाउड टू पास थ्रू द कंडक्टर, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग। और मैंने पहले ही बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, सामने चल के उनको आप मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हैं अपन अंडर सर्टन कंडीशंस। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, और ये सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया और करंट कैरिंग कंडक्टर।
और ये भी केस देखा आपने कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट अलाउड टू पास थ्रू द सर्कुलर लूप, it one gets magnetized, it produces magnetic field inside। और बोला कि सर्कुलर लूप में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वहाँ पे वो नॉर्थ पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और उसी सर्कुलर कॉइल में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट यदि आपको क्लॉकवाइज दिखता होगा तो उस फेस पे, उस एंड पे वो साउथ पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और एक ही सर्कुलर लूप होगा, रिंग होगा, और उसमें से करंट पास कर रहे हैं। उसको एक साइड से देखा तो उसका फेस में करंट आपको यदि एंटी क्लॉकवाइज दिखता है तो वहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी, और अदर साइड से देखो तो करंट आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, वहाँ पे साउथ पोलैरिटी। तो एक फेस पे नॉर्थ पोल क्रिएट होता है, दूसरे फेस पे साउथ पोल, और नॉर्थ पोल साउथ पोल टुगेदर, देयरफॉर दैट करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग एज ए मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करता है। ध्यान में आया होगा स्टूडेंट्स। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सोलेनॉइड। व्हाट इज सोलेनॉइड? भाई एक हेलिकल कॉइल है जिसको हम हेलिक्स बोलते हैं, अर्थात नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड मेटेलिक वायर, कंडक्टिंग वायर वाउंडेड ऑन अ पाइप made up of non-conducting material, that is the solenoid। मैंने क्या बोला? आपके पास कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, कार्डबोर्ड होगा, प्लास्टिक होगा, और लॉन्ग पाइप है, अर्थात उसका डायमीटर लेस होगा, अदर दैट ऑफ लेंथ ज़्यादा है और डायमीटर लेस होगा। एक सिलेंड्रिकल पाइप है और इस पे हमने किसी वायर के नंबर ऑफ टर्न्स, अर्थात इस वायर का वाइंडिंग करना है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर ऑन अ पाइप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। तो ये होता है सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड में मेरे पास एक कॉइल ही था, एक टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, टर्न्स आफ्टर टर्न्स वाउंडेड ऑन दिस सिलिंड्रिकल पाइप मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। इसको ही मैंने सोलेनॉइड बोला। अब इसके अक्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ, बैटरी कनेक्ट करता हूँ, प्लस माइनस, अर्थात इसमें से करंट पास होगा। तो इस कॉइल में से ये करंट पास हो रहा है आई, तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा थ्रू दिस टर्न, अर्थात थ्रू ईच टर्न। समझे? चलो, अब ये फर्स्ट टर्न इधर से देखा तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऐसे होगा। और सपोज ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्लॉकवाइज है, और ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इधर से देखा तो हर एक टर्म में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। और इधर से अगर देखा तो वही करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। और हमने बोला व्हेन करंट अलाउड टू पास टू द सर्कुलर लूप इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, या सराउंडिंग भी बोल सकते हैं।
और जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्लॉकवाइज होता है तो वहाँ पे साउथ पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अर्थात साउथ पोल क्रिएट होता है, और जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होती है वहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस सोलेनोइड उसके एक एंड से देखा तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पोलैरिटी क्रिएट होगा? साउथ पोलैरिटी। क्लियर? ध्यान रखो, व्हेन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट अगर क्लॉकवाइज होता है तो उस एंड पे साउथ पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो इधर से हर एक सर्कुलर टर्न के इस एंड पे आपको साउथ पोलैरिटी दिखती है, और इधर से देखा तो उस कॉइल में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो पक्के में वहाँ पे कौन सा पोलैरिटी क्रिएट होगा? नॉर्थ पोलैरिटी। तो इस एंड पे साउथ पोलैरिटी क्रिएट होती है और इस सोलेनोइड के अदर एंड पे नॉर्थ पोलैरिटी। क्या मेरी बात बराबर है? तो ये भी तो सोलेनोइड आपका आज डायपोल ही हो गया, उसके एक एंड पे साउथ पोल है, दूसरे एंड पे नॉर्थ पोल है, तो ये होता है सोलेनोइड। अब बात करते हैं ये था सोलेनोइड, ये थे नंबर ऑफ टर्न्स वाउंडेड ऑन सिलेंड्रिकल पाइप या पाइप मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, और ये था डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट अर्थात थ्रू ईच टर्न। और हमने बोला एक एंड पे साउथ पोलैरिटी क्रिएट होती है और दूसरे एंड पे नॉर्थ पोलैरिटी। मैंने बोला इनसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक लाइंस, भाई जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ही, और जहाँ पे साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती है आउटवर्ड, और जहाँ पे साउथ पोल है वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ड होती है, यहाँ से बाहर निकलती है और यहाँ पे अंदर आती है। क्यों नहीं बोला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल ट्रैवल होती है एक्सटर्नली और इनसाइड द बार मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे भी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स साउथ पोल से तो इनवर्ड होगी और नॉर्थ पोल की तरफ ट्रैवल होगी। और ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इनसाइड द सोलेनोइड। समझे? अब एक बात करते हैं, भाई ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर से आ रही, ठीक है, ये हर एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक क्लोज लूप होता है हर एक, तो ये ऐसे बाहर से आके यहाँ पे जमा हो रही है और इस पाइप में से पास होके अगेन बाहर निकलती, तो यहाँ पे इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होगा, अर्थात अलोंग द एक्सिस ऑफ ए पाइप इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेंसिटी मैक्सिमम है, और जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेंसिटी मैक्सिमम होता है वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, उसका स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है, अर्थात मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंडक्शन अभी आपको पता नहीं, समझ जाएगा, मैक्सिमम होता है। तो इनसाइड द सोलेनोइड अलोंग द एक्सिस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, और ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, अर्थात ये मैग्नेटाइज हो गया। इसके कुछ एप्लीकेशंस आपने बेसिक क्लासेस में पढ़े होंगे, पर हमको पता है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसका स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना है। तो हमने बोला था कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्कुलर लूप में से पास होता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, वो एज ए मैग्नेट एक्ट होता है, वो एज ए डायपोल एक्ट होता है। उसके एक एंड पे साउथ पोल प्रोड्यूस होता है और दूसरे एंड पे नॉर्थ पोल। तो ऐसे कई सारे सर्कुलर लूप्स हैं, कितने सारे टर्न्स हैं, हर एक टर्न में से करंट आई 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 पास होता है। जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतने ज़्यादा छोटे छोटे मैग्नेट्स तैयार होंगे।
साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सोलेनॉइड यदि आप इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, अर्थात इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स। अगेन नंबर 2, to increase the strength of magnetic field you have to increase the current passing through that solenoid। मतलब इसके अंदर से पासिंग करंट इंक्रीज करो, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करो, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। अगेन एक केस है, क्या आपने सुना होगा, मेटल है सॉफ्ट आयरन, आयरन का रॉड होता है। और मैंने बोला ये जो सोलेनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड मेटालिक वायर्स वाउंडेड ऑन अ पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। पहले तो आपके पास कोई पाइप था और ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, मेड अप ऑफ प्लास्टिक होगा, हार्डबोर्ड होगा, कार्डबोर्ड होगा, और इस पे आपने कंडक्टिंग वायर के नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड करना है, एक के बाद एक। इसका मतलब इन वायर में से करंट पास हो रहा है, पर ये जो पाइप था उसके अंदर कोई वायर नहीं था, नो करंट है। और उस पाइप के अंदर अभी जो बताया एक सिलेंड्रिकल पीस होगा, रॉड होगा, मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ दिस पाइप रख दो। अब बताओ इसके अंदर ये सॉफ्ट आयरन का रॉड अगर रखा तो उस सोलेनॉइड के अंदर, उस पाइप के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है और अलॉन्ग द एक्सिस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। तो इसका ये सॉफ्ट आयरन रॉड जो है अभी आपने रखा वो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। और आपको पता नहीं, सामने पढ़ोगे, ये सॉफ्ट आयरन रॉड जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो खुद ही मैग्नेटाइज होता है, उसमें खुद में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और दैट मैग्नेटिक फील्ड इट्स अ डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो सोलेनॉइड में प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू करंट पासिंग, वो मैग्नेटिक फील्ड, और ये सॉफ्ट आयरन रॉड अगर उस सोलेनॉइड के अंदर रखो तो वो भी खुद मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड में प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू करंट पासिंग, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है इनसाइड द सोलेनॉइड। अर्थात टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, a soft iron core placed along the axis of a solenoid। मतलब इसका अगर स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना है, तो उसके तो एक पहले नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करो। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग प्लेसिंग a soft iron core along the axis of a solenoid। और फिर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसको ही बोलते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये था आज का पार्ट बेटे आपका सोलेनॉइड, समझे? चलो स्टूडेंट्स, हमने देखा था, अर्थात हम देख रहे थे टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और केस हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेटे हमने पहला पार्ट डिफाइन किया था, अभी अभी आपको सब पता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट अलाउड टू पास थ्रू द कंडक्टर, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग
and the direction of magnetic field produced is given by right handed thumb rule. सबको पता है. सेकंड केस हमने डिफाइन किया था. When electric current allowed to pass through the circular loop, it produces magnetic field inside, अर्थात सराउंडिंग. आउटसाइड भी होता है, पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैक्सिमम होता है. यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करना होगा. करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इट प्रोड्यूसेस नॉर्थ पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर. क्लियर. और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस पे आउटवर्ड होगा, देखा है. और इफ करंट अलाउड टू पास थ्रू द सर्कुलर लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोलैरिटी क्रिएट होता है एट दैट फेस एंड. और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अर्थात मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड द प्लेन होगा इन दिस केस. और इसके बाद में हमने एक केस और डिस्कस किया था, व्हाट इज मीन बाय सोलेनाइड, कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर, थिन तो नॉट मच, number of turns of insulated conducting wire wounded on a long pipe made up of non-conducting material, that one is the solenoid. एक spring होता है, एक helix होता है. And when electric current allowed to pass through it, इस एंड पे सपोज द डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग क्लॉकवाइज होगा तो इस एंड पे साउथ पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. और इस एंड पे करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, पक्के में होगा, इधर अगर क्लॉकवाइज है तो इस एंड पे एंटी क्लॉकवाइज होगा. और यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. मेरी बात बराबर. तो ये भी पार्ट हमने सोलेनाइड एक्सप्लेन किया था और आपने बोला था कि करंट कैरिंग सोलेनाइड इट एक्ट्स एज ए डाइपोल अगेन. आज हम बात करते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंडक्टर व्हेन सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बिफोर दैट मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रिएटेड. सपोज कोई बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वहाँ से इमिट होती है और साउथ पोल की तरफ ट्रैवल होती है. और ये था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड. अब इस मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है इसको अपना स्ट्रेंथ होता है, उसका इंटेंसिटी होता है. पहले इसे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं. तो भाई कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, वीक होगा, स्ट्रांग होगा, वीक होगा. और इस मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है सभी पॉइंट पे कांस्टेंट भी हो सकता है, यूनिफॉर्म हो सकता है. ये किस पे डिपेंड होता है. तो हाउ टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर. बट सपोज हमको इस पॉइंट का स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ग्रेविटेशनल फील्ड को भी स्ट्रेंथ होता है, आपने देखा है इन ग्रेविटेशन, जिसको हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बोलते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सेम टू दैट मैग्नेटिक फील्ड का भी इंटेंसिटी होता है एट ए पॉइंट, और वही होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. सपोज इस पॉइंट का हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है,
तो क्या करना है कि उस पॉइंट के सराउंडिंग आपको कोई एरिया कंसिडर करना होगा, ds, स्मॉल एरिया सराउंडिंग टू दैट पॉइंट पे इन मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग आउट होती है नॉर्मली, दैट वन इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। सपोज नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स अर्थात मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग आउट थ्रू दिस एरिया ds इक्वल टू d5। तो ds इतने एरिया में से कितनी फ्लक्स बाहर आ रही है अर्थात मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स d5। तो यूनिट एरिया में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आएगी, d5/ds। और इसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट, अर्थात स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अर्थात मैग्नेटिक इंडक्शन। d5 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूनिट होता है वेबर और ds एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक इंडक्शन या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, जिसको ही मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट बोलो, उसका फार्मूला आता है d5/ds और यूनिट आता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूनिट आता है वेबर। दोबारा ये टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा ध्यान रखो कि जहाँ पे आपके पास फील्ड है, फिर मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, वाट में भी, उसके सराउंडिंग मतलब किसी मास के सराउंडिंग उसका इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज के सराउंडिंग उसका इन्फ्लुएंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट के सराउंडिंग उसका इन्फ्लुएंस होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन आप देते हैं वही होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन बोले। तो डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन क्या केस होगा। तो पहले तो हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, और आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल की तरफ ट्रैवल होती है एक्सटर्नली। तो यहाँ पे मेरे पास सपोज नॉर्थ पोल होगा किसी मैग्नेट का और यहाँ पे साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होगी और साउथ पोल की तरफ ट्रैवल होगी। तो ये था बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, क्लियर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का अपना स्ट्रेंथ होगा, जैसे इस पॉइंट पे उसका स्ट्रेंथ देखना है कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन एट दैट पॉइंट डिनोटेड बाय बी। कैसे कैलकुलेट करते हैं बेसिकली कि जिस पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन या स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उसके सराउंडिंग आप कोई एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करो ds। तो मैंने कंसीडर किया एरिया ds, और उसमें से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग आउट होती है नॉर्मली, वो आपको मेजर करना है। सपोज ds इतने एरिया में से d5 इतनी फ्लक्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग आउट होती है नॉर्मली, अर्थात ये एरिया ds सराउंडिंग ए पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे आपको मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है। तो थ्रू द एरिया ds सराउंडिंग ए पॉइंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग दैट्स इक्वल टू d5। देयरफॉर थ्रू यूनिट एरिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स d5/ds। कोई प्रॉब्लम? तो व्हाट इज दिस फैक्टर d5/ds? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स coming out normally through the unit area surrounding a point. It is called as magnetic induction at that point. यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये होता है जस्ट वन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट। तो समझ गए होंगे व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। सोपा सा केस। हमको एक पार्ट एक्सप्लेन कर रहा है, मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है,
अर्थात यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा, या और कोई मैग्नेट होगा और उसका मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज होगा, मे बी योर इलेक्ट्रॉन या एनी अदर चार्ज। सपोज चार्ज क्यों होगा, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज अ चार्ज पार्टिकल और चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी आपके पास था और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज है, चार्ज पार्टिकल होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वाट में भी क्यू कूलम होगा सपोज, और ये चार्ज पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता होगा इन दिस डायरेक्शन विथ अ स्पीड v, अर्थात वेलोसिटी है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसके वेलोसिटी का एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन कर दो। क्लियर? सपोज ये एंगल थीटा है। क्लियर? तो ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन परफॉर्म करता है विद ए पर्टिकुलर स्पीड v, तो बेटा ये चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स का वैल्यू मिलता है बी क्यू वी इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे बी होता है मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, अर्थात हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन सेम है बी, अर्थात स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। कहीं पे भी जाओ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अर्थात मैग्नेटिक इंडक्शन सेम है बी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। स्ट्रेंथ हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होनी चाहिए। अब बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो इनसाइड। क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल and v is the speed of that particle, theta angle between the direction of motion and magnetic induction। और ये होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल, और इस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। बेसिकली ये बात ध्यान में रखो, कोई चार्ज या चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन परफॉर्म करता है, रेस्ट में नहीं होना चाहिए, रेस्ट में होगा तो विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। अगर वो मोशन परफॉर्म करता है इन ए मैग्नेटिक फील्ड तो वो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। चार्ज और चार्ज पार्टिकल इफ इन मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज गिवन बाय बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा, वेयर बी magnetic induction inside the magnetic field, q magnitude of a charge on the charge particle, v is the speed of that particle and theta angle between the direction of motion अर्थात velocity and magnetic induction। ध्यान में रखो। तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन परफॉर्म करता है तो वो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मैंने दोबारा बताना है, मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और हमको पता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से किधर होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इस मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होगा बी एट ईच पॉइंट अर्थात यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बोलो। और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल होगा, रेस्ट में नहीं है, वो मोशन परफॉर्म कर रहा होगा विथ सर्टेन स्पीड, और इसका एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थीटा है। तो ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है and the direction magnitude of force experienced is given by BQV sin of theta। यहाँ पे B होता है strength of magnetic field या magnetic induction of magnetic field inside, Q होता है magnitude of a charge on a charge particle, V होता है speed of that particle and theta angle between the direction of motion and magnetic field। ध्यान में आया? ये होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल अर्थात मूविंग चार्ज पार्टिकल या मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी चार्ज, वाटर में भी मैग्नीट्यूड, नेचर भी कुछ भी रहे, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन परफॉर्म करता है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है या इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। हम सबको पता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, साइन 90 इक्वल टू 1, आप सबको पता है। एंड देयरफॉर
फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज मैक्सिमम इक्वल टू होगा बी क्यू वी। कितना होगा बेटा? बी क्यू वी। ध्यान में रखो ये था मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज। कोई प्रॉब्लम? गुड। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल इक्वल टू बी टाइम्स क्यू इंटू वी होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन को डायरेक्शन है, वेलोसिटी को भी डायरेक्शन था, क्यू को कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये फोर्स, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी डायरेक्शन है। तो इस केस में जब भी ये चार्ज मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब वेलोसिटी दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझा? अब बात करते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। देखो आराम से सुनो। मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है मैन, अर्थात यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, उधर साउथ पोल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अर्थात इंडक्शन एट ईच पॉइंट कांस्टेंट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं जस्ट एक कंडक्टर रखता हूँ, सपोज दिस वन, और इस कंडक्टर में से सपोज करंट पास हो रहा होगा आई। व्हाट इज आई? करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, अर्थात करंट कैरिंग कंडक्टर सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, अर्थात मैग्नेटिक इंडक्शन कांस्टेंट है, तो इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो मैंने बोला करंट कैरिंग कंडक्टर सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? भाई हमको बताओ, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब एक्चुअली क्या फ्लो हो रहा होगा? चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। क्लियर? अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब हमको पता है कि कोई चार्ज जब मोशन परफॉर्म करता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब कंडक्टर मैंने जस्ट परपेंडिकुलर रखा है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हर एक चार्ज पार्टिकल भी मोशन परफॉर्म कर रहा होगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। तो ड्यू टू मोशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल हर एक इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब चार्ज जो है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एंड द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस का फार्मूला आपके पास होता है, दैट्स इक्वल टू बी टाइम्स क्यू इंटू वी। यहाँ पे बी क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्यू क्या होता है? चार्ज ऑन ए चार्ज पार्टिकल। और वी क्या होता है? स्पीड। ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस है, तो मतलब ये इंडक्शन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन दे शुड बी परपेंडिकुलर। मेरी बात बराबर? अब चलो इस कंडक्टर का मैं एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करता हूं dl, और इतने ही लेंथ में से dt इतने टाइम में सपोज dq इतना चार्ज फ्लो होता है। कितना चार्ज? dq। कंसीडर स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल पार्ट ऑफ दैट कंडक्टर dl, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इस एलिमेंट dl को क्रॉस करने के लिए dq इतना चार्ज कितना टाइम लेता है? dt। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? dq। कितने टाइम में फ्लो हो रहा है? dt। और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा? dl। थोड़ा ध्यान से सुनो। तो इसी फॉर्म में मैं लिखता हूँ b, चार्ज मेरे पास q के बजाय कितना था मैन? dq। और स्पीड कितना होगा? dl बाई dt, क्योंकि dt इतने टाइम में आपका dq चार्ज कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? dl। क्लियर? मेरी बात बराबर है? ये तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज q एक तो फार्मूला था, पर ये था फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई दिस चार्ज dq। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई दिस चार्ज dq।
और ये dq चार्ज कितने लेंथ को क्रॉस कर रहा होगा, dl, मतलब dl इतने लेंथ पे जितना चार्ज है वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये भी फोर्स कैसे होगा, मैक्सिमम। मेरी बात बराबर है। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, बी एज इट इज dq बाई dt और इंटू में dl, बी एज इट इज, और dq बाई dt तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को आप करंट बोलते हैं थ्रू द कंडक्टर, और इंटू में dl। बता सकते हैं व्हाट इज दिस, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज dq। पर ये dq इतना चार्ज कितने लेंथ को क्रॉस कर रहा है, dl। अब इसके अंदर का चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब ये लेंथ dl ही तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय लेंथ dl ऑफ ए कंडक्टर, अर्थात मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड इक्वल टू क्या फॉर्म मिला मैन, bi/dl। अब इस कंडक्टर में dl ऐसे कई सारे पार्ट थे, तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर निकालना है, तो हर एक एलिमेंट के फोर्स का क्या करोगे, समेशन। तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर, इसका फॉर्म आएगा बेटा bi, और dl के बजाय आपका टोटल लेंथ होगा। तो ये होता है मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। समझा? तो when current carrying conductor is suspended in uniform magnetic field, the force experienced by that current carrying conductor, maximum force experienced is given by the formula F equal to bi। मैंने बोला मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था ऑफ इंडक्शन बी, और इसके अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज करंट कैरी कर रहा होगा I, इस कंडक्टर का टोटल लेंथ L होगा। तो ये कंडक्टर, मैंने फोर्स नहीं बोला, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट कंडक्टर, या मैक्सिमम इक्वल टू फार्मूला होता है BIL। और इसको अगर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करना है तो डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब लेंथ ऑफ ए कंडक्टर should be perpendicular to the direction of magnetic field। और यही डायरेक्शन ऑफ करंट या कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं है तो विल नॉट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। फिर इन दैट केस फोर्स क्या होगा, तो मैंने अभी लॉरेंट्ज फोर्स में एक्सपीरियंस किया था। सपोज ये कंडक्टर होगा इस डायरेक्शन में और ये करंट कैरी कर रहा होगा I। अब इस कंडक्टर का लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में इतना एंगल है थीटा, तो एट दैट टाइम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट करंट कैरिंग कंडक्टर F इक्वल टू BIL साइन थीटा होगा। पर हमको पता है इसको अगर परपेंडिकुलर रखते हैं तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90, और साइन 91 होता है, तो इन दैट केस वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड F इक्वल टू BIL। ध्यान में रखो। अब इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन होगा, तो मैग्नेटिक इंडक्शन को भी डायरेक्शन है, और करंट वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है पर उसको डायरेक्शन होता है। तो आप देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस, मैंने पहले ही बताया था कि दिस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए कंडक्टर, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दैट केस आपका कंडक्टर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स F इक्वल टू BIL। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर। तो इसको बोलते हैं बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो डिस्कस करते हैं बेटे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अर्थात इट इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट एक्चुअली दिस वन रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट कंडक्टर।
और हमको पता है अगर मैक्सिमम फोर्स इस कंडक्टर को एक्सपीरियंस करना है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड आपका फोर्स एक्सपीरियंस फिर इन दोनों को भी परपेंडिकुलर आता है, मतलब दिस थ्री फिजिकल क्वांटिटीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या स्टेट करता है? फॉर ए लेफ्ट हैंड, सपोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is in the direction of stretched forefinger of a left hand. Direction of current passing through the conductor along the direction of stretched middle finger, then the direction of force experienced by that conductor is in the direction of stretched thumb. ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। When current carrying conductor suspended in uniform magnetic field and the direction of current passing through the conductor perpendicular to the direction of magnetic field, then that current carrying conductor will experience a maximum force, and the direction of maximum force experienced by a conductor is given by Fleming's left hand rule. Is given by Fleming's left hand rule. ध्यान में आया? फिर रूल स्टेट करोगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द स्ट्रेच्ड फोर फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, द डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज अलोंग द स्ट्रेच्ड मिडल फिंगर, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंडक्टर इज अलोंग द स्ट्रेच्ड थंब ऑफ ए लेफ्ट हैंड। तो मैंने बोला ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईयर, ये था डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, और ये होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट कंडक्टर। तो इस प्लेन में डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस परपेंडिकुलर होगा बट इनवर्ट द प्लेन दिख रहा होगा। और डायरेक्शन ऑफ करंट यदि आप इन्वर्ट करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी इन्वर्ट होता है। ये होता है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ध्यान में रखो। तो व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस देता है अपन डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट कंडक्टर। और कंडक्टर मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करता है? तो डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग, मतलब लेंथ ऑफ ए कंडक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। फिर ध्यान में होगा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया हुआ है, और ये था करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर, और ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अर्थात मैग्नेटिक इंडक्शन। और आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, उसका स्ट्रेंथ कहीं पे भी जाओ सेम है। तो ये कंडक्टर पट्टे में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और दैट फोर्स इन दोनों को भी परपेंडिकुलर होता है, और उसका मैग्नीट्यूड मिलता है F इक्वल टू BIL एंड डायरेक्शन गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इस केस में ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये था डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग टू द कंडक्टर, फोर्स एक्सपीरियंस का डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रेच्ड थंब होगा। करंट का डायरेक्शन अगर इन्वर्ट करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स होता है, और ये होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ध्यान में रखो। तो आज के केस में जो पार्ट था थोड़ा रीड करो स्टूडेंट्स। पहले तो मैंने बोला कोई मैग्नेटिक फील्ड है और मे बी यूनिफॉर्म, ध्यान में आया होगा व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। गुड, उसका स्ट्रेंथ हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा और उसका इंडक्शन B है, और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल है ऑफ मैग्नीट्यूड Q, और ये मोशन परफॉर्म कर रहा होगा विथ वेलोसिटी V, और दोनों में एंगल थीटा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसका मैग्नीट्यूड मिलता है मान BQV साइन ऑफ थीटा, ध्यान में रखो। अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करना है तो ये फोर्स मैक्सिमम रखना होगा, तो आपको साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम रखना होता है, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, एंड दैट वन ओनली फॉर थीटा इक्वल टू 90। तो ये आपका चार्ज पार्टिकल, उसका मोशन इधर होना चाहिए भी,
शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा कितना हो गया 90। तो इन दैट केस मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा बी क्यू वी और साइन 90 का वैल्यू 1 आता है। ये होता है मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल या चार्ज। अब मैंने क्या करा कि इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के बजाय कोई कंडक्टर ही सस्पेंड करा, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, इसमें से करंट पास हो रहा है। पर करंट अगर पास हो रहा है तो हमको पता है व्हेन चार्ज फ्लो होता है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज होता है, दैट टाइम करंट फ्लो होता है। तो इसमें नेट फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अपोजिट इन डायरेक्शन। और ये चार्ज पार्टिकल मोशन परफॉर्म करते हैं, तो हर एक चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लॉरेंट्ज फोर्स। समझा? तो इस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, हर एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो ये पूरा कंडक्टर भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अभी आपने देखे हाउ एंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट कंडक्टर का शॉर्ट फार्मूला आता है जनरल बी क्यू वी साइन थीटा, एंड मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट कंडक्टर का फार्मूला आता है मैन बी क्यू इंटू वी। ध्यान में रखो थीटा शुड बी 90। समझा? सॉरी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट कंडक्टर का फार्मूला आता है बी आई एल साइन थीटा, एंड मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट कंडक्टर होगा मैन बी आई एल। ध्यान में रखो। और इसका डायरेक्शन यदि आपको फाइंड आउट करना है तो बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर का डायरेक्शन देता है, ये भी ध्यान में रखो। क्लियर? तो इसके क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कैसा प्रूफ वगैरह तो कोई नहीं पूछेगा, थ्योरेटिकली ध्यान में रखो और फार्मूले ध्यान में रखो। बाकी पार्ट मैम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट।